स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है कि हिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट जो है कि उसका स्टडी कर लिया था। आज हम लोग पार्ट सेकंड का स्टडी करेंगे। पार्ट सेकंड में सबसे पहले जो हम लोग शुरू करेंगे वो हिंदुस्तान के बारे में शुरू करेंगे। इसके जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान जो शब्द था उसका सबसे पहले वो राइज कहाँ पे हुआ, उसका विकास कहाँ पे हुआ, डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, इसका यूज़ जो है कि किस प्रकार सबसे पहले किसने किया, इन सब सारी चीज़ों का हम आज स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जो बीता हुआ समय है ना, जो ऐतिहासिक काल था, बीता हुआ ऐतिहासिक काल रहा है, उसमें भारत को जो है विभिन्न नामों से जाना जाता था। उसमें भारत को विभिन्न नामों से जाना जाता था। और जो मध्यकाल के जो इतिहासकार थे है ना, उन्होंने सबसे पहले जब भारतीय समाज के बारे में उल्लेख किया तो उन्हीं लोगों ने सबसे पहले जो है हिंदुस्तान शब्द का भी उल्लेख किया। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है कि हिंदुस्तान का एक वर्ड जो हिंदू शब्द है उसके बारे में हम जान लें कि जो हिंदू है उसका उल्लेख जो आजकल किया जाता है, आजकल हिंदू शब्द का उल्लेख जो है किसी विशेष व्यक्ति के धर्म के लिए किया जाता है। लेकिन मेडाइवल टाइम में जो है वो जो है हिंदू शब्द जो था, हिंदू वर्ड जो था, उसका यूज किसी विशेष किसी स्पेशल रिलीजन के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि एक क्षेत्र के लिए किया जाता था, एक एरिया के लिए किया जाता था। यह एरिया कहाँ होता था? यह एरिया जो इंडस रिवर है यानी जो सिंधु नदी है उसके ईस्ट साइड की एरिया को हिंदू के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो आज हिंदू है वह एक रिलीजन के लिए जाना जाता है। ठीक है। तो इस तरह से इसका जो हिंदू शब्द है उसका उल्लेख जो है वो सबसे पहले पार्सियन टेक्स्ट में मिला, पार्सियन ग्रंथ में मिला। ठीक है। तो अरबियों ने सबसे पहले इस परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने क्या किया कि इस क्षेत्र को जो इंडस रिवर है उसके ईस्ट साइड के क्षेत्र को जब अरबी भारत में आए, ठीक है ना, तो उन्होंने इस क्षेत्र को अल हिंद कहा और यहाँ के जो लोग रहने वाले थे उनको उन लोगों ने हिंदी कहा। ठीक है। और इनकी उसके बाद तुर्की लोग आए भारत में, तुर्क के लोग आए भारत में। जब तुर्की भारत में आए तो उन्होंने क्या किया कि जो इंडस रिवर के ईस्ट साइड में जो लोग रहते थे उन लोगों ने हिंदू कहा। यानी कि लोगों को, यानी हिंदू जो लोग हैं उनको हिंदू सबसे पहले किसने कहा? तो तुर्क वालों ने कहा। ठीक है। और जो उनका लैंड था यानी कि वो जो क्षेत्र था उसको इन तुर्कीस ने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। और उनकी जो लैंग्वेज होती थी इनको उन्होंने किस तरह से रिफ़र किया? हिंदवी के रूप में रिफ़र किया। ठीक है। 14वीं सेंचुरी का जो प्रमुख इतिहासकार था जिसे अमीर खुसरो कहते हैं, है ना, 14वीं सेंचुरी का ये प्रमुख इतिहासकार और एक अच्छा कवि भी था। उसने जो है कि हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया अपने टेक्स्ट में और अपने जो है कि कविताओं में इसने हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन यह भी एक बात जानने वाली है कि अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान शब्द का जो इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान शब्द का जो इस्तेमाल किया वह किसी नेशन के लिए नहीं किया था, या वह किसी देश के लिए, किसी राष्ट्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि वह हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किसी विशेष एरिया के लिए ही किया था। ठीक है। किसी विशेष एरिया के लिए ही उसने भी किया था। तो हिंदुस्तान जो है किसी नेशन के लिए सबसे पहले यूज कब किया गया? यह किया गया बाबर के समय में। जब बाबर ने 1526 में सबसे पहले जो है कि भारत पर आक्रमण किया था तो उसने अपने ऑटोबायोग्राफी में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया एक नेशन के लिए, एक राष्ट्र के लिए, एक सब कॉन्टिनेंट के लिए। ठीक है। और जब मॉडर्न इतिहासकार आए, जब मॉडर्न हिस्टोरियंस आए, ठीक है ना, तो उन्होंने फिर से मेडाइवल पीरियड के इतिहास को उन्होंने फिर से लिखा। उनका मानना था कि जो पुराने मेडाइवल पीरियड के जो इतिहास लिखे गए हैं उनका कोई बेस नहीं है, उनका कोई आधार नहीं है और यह भी जो है कि क्लियर नहीं है कि वो सत्यता पे आधारित हैं। इसलिए मेडाइवल पीरियड के इतिहासकार को लिखने को फिर से लिखना तय किया गया। किसके द्वारा? मॉडर्न हिस्टोरियंस के द्वारा। और मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जब इसको लिखना शुरू किया तो इसकी सत्यता पे उन्होंने विशेष ध्यान दिया। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि रिटेन रिकॉर्ड का सहारा लिया। उस समय के कोई भी रिटेन अगर रिकॉर्ड होते थे तो उनका सहारा लिया। तो उन रिटेन रिकॉर्ड में जैसे कि कोई क्रॉनिकल्स होता था, है ना, कोई क्रॉनिकल्स होता था कोर्ट हिस्टोरियन के द्वारा जो लिखा गया था, मतलब कि दरबारी जो इतिहासकार रहा करते थे किसी राजा के यहाँ
यहाँ, तो उनके द्वारा अगर कोई क्रॉनिकल्स होता था तो उसका सहारा लिया। इसके अलावा जो है सरकारी दस्तावेज जो है कि फरमान्स है ना, जिसे फरमान कहते हैं, आदेश कहते हैं राजा का, उसका सहारा लिया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का भी सहारा लिया, ठीक है ना। उसमें उन्होंने जो है कि मोनूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कोइंस, इन सब चीज़ों का सहारा लिया कि इन सब के सहारे हम जो है सत्यता को प्रमाणित करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है कि इसको किताबों में इसका उल्लेख करेंगे। आज जो है मेडाइवल पीरियड के इतिहास को समझने के लिए जो मॉडर्न हिस्टोरियन थे, उन्होंने कार्टोग्राफी का भी सहारा लिया। कार्टोग्राफी के माध्यम से उन्होंने ये जानना चाहा, चूँकि कार्टोग्राफी जो होता है वह क्या होता है कि एक टेक्निक होती है मैप और चार्ट बनाने की, ठीक है, एक कला होती है। तो इस जो है कार्टोग्राफी के माध्यम से उन्होंने ये जानना चाहा कि कौन कौन से सी रूट थे, कौन कौन से रोडवे थे जिसके सहारे जो ट्रेवलर्स थे वो इंडिया के अंदर आए, ठीक है। तो आप समझ गए कि कार्टोग्राफी क्या होती है। कार्टोग्राफी क्या होती है कि मैप या चार्ट बनाने की एक कला का उल्लेख किया जाता है कार्टोग्राफी, ठीक है। तो ये कार्टोग्राफी होती है। अगर हम कार्टोग्राफी की बात करें, मैप की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो पहला मैप था मेडाइवल पीरियड से संबंधित, जो पहला मैप था वह जो है 12th सेंचुरी में बनाया गया था, 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। और इसको बनाने वाला एक प्रसिद्ध अरब जियोग्राफर, या ये कह सकते हैं अरब जियोग्राफर और कार्टोग्राफर दोनों था वो, उसका नाम था अल इदरीसी। और स्टूडेंट अल इदरीसी ने जो मैप डिज़ाइन किया था, इसकी भी एक ख़ास बात है कि अल इदरीसी ने जो मैप डिज़ाइन किया था, आज हम लोग जिस अपने मैप में जहाँ पे नॉर्थ इंडिया को देखते हैं ना, जहाँ पे हम लोग नॉर्थ इंडिया को देखते हैं, अल इदरीसी के मैप में नॉर्थ इंडिया वाले प्लेस पे उन्होंने साउथ इंडिया को दिखाया हुआ था। उन्होंने साउथ इंडिया को दिखाया हुआ था। श्रीलंका जो कि सबसे नीचे का आइलैंड है, मतलब साउथ इंडिया के नीचे जो इंडियन ओशन है उसके नीचे जो आइलैंड है श्रीलंका, उन्होंने क्या किया था, अल इदरीसी साहब ने क्या किया था कि श्रीलंका को उन्होंने जो है कि टॉप पे दिखाया था। यानी कि नॉर्थ इंडिया वाले जगह पे उन्होंने साउथ इंडिया को शो किया था और सबसे टॉप पे उन्होंने किसको दिखाया था, श्रीलंका आइलैंड को दिखाया था, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों को उन्होंने क्या किया था कि सही ढंग से दिखाया था। जैसे कि कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में जहाँ पे जो है आज है, वहीं पे उसको उन्होंने शो किया हुआ था। उसके बाद एक दूसरा मैप तैयार किया गया। ये मैप जो है 1720 यानी 1720 ईस्वी में बनाया गया। इसको बनाने वाले थे फ्रेंच कार्टोग्राफर थे। इसको बनाने वाले एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे। उन्होंने जब ये मैप बनाया तो इस मैप में बहुत सारी चीज़ें, मतलब बिल्कुल सही ये हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम में जो मैप है उससे मिलता जुलता मैप, एकदम लगभग सही, बिल्कुल करेक्ट मैप के लगभग उन्होंने वो मैप तैयार किया, ठीक है। तो उन्होंने अपने मैप में जो कोस्टल एरिया वगैरह थे, है ना, उसको भी उन्होंने जो है कि दिखाया है, बड़े अच्छे ढंग से दिखाया था। तो इस तरह से हम इन दोनों जो मैप हैं उसमें हम जो है कि काफ़ी अंतर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम काफ़ी अंतर देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। और जब मॉडर्न हिस्टोरियन जो थे उन्होंने इन दोनों मैप का अध्ययन किया, जब दोनों मैप को उन्होंने रीड किया, पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो बैक ग्राउंड में थी, है ना, बीते हुए समय की जितनी भी चीज़ें थी उसके बारे में वो जो है काफ़ी अचंभित हुए, काफ़ी चीज़ें उनको सीखने को मिली। यहाँ पे स्टूडेंट हम थोड़ी सी स्टडी जो है वो क्रॉनिकल्स और ट्रेवलेजेस की कर लेते हैं, है ना। ये दोनों ही एक रिटेन रिकॉर्ड होता है। जैसे कि क्रॉनिकल जो है, क्रॉनिकल एक रिटेन रिकॉर्ड होता है किसी भी इवेंट का जो है क्रॉनिकल जो होता है एक रिटेन रिकॉर्ड होता है। और सबसे ख़ास बात इसकी होती है ये है कि इस रिटेन रिकॉर्ड में जो कोई इवेंट होती है, जैसे मतलब जिस तरह से वो घटी होती है उस तरह से, मतलब डेट वाइज जैसे वो घटी होती है उस तरह से जो है कि इसमें दिया होता है। तो इस तरह से जो क्रॉनिकल्स होती है स्टूडेंट, वह इसकी अगर हम इसके बारे में जाने क्रॉनिकल्स कहते किसको हैं, तो क्रॉनिकल्स इज़ अ रिटेन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर दे हैपेंड, ठीक है। ये हो गया आपका क्रॉनिकल्स। अगर हम ट्रेवलेजेस की बात करें तो ट्रेवलेजेस भी आप ये कह सकते हैं कि क्रॉनिकल के लगभग इक्वली होता है, उसी तरह का होता है। यह भी एक क्रॉनिकल की तरह जो है एक जो है रिटेन रिकॉर्ड होता है।
अगर हम कुछ क्रॉनिकल्स का एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं कि एक प्रमुख जो है कि इतिहासकार था, हिस्टोरियन था, जिसको अलबर्नी कहते हैं। अलबर्नी, अलबर्नी, यस। तो अलबर्नी का पूरा नाम आप जानते हैं? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ अलबर्नी? नो, द फुल नेम ऑफ अलबर्नी वाज अबू रहमान मोहम्मद इब्न हसन अहमद अलबर्नी। दैट वाज फुल नेम, अबू रहमान मोहम्मद इब्न हसन अहमद अलबर्नी। तो यस, तो एक क्रॉनिकल अलबर्नी के द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम जो था वो तारीख ई हिंद था। यह जो क्रॉनिकल अलबर्नी ने लिखी थी और इसको उसने 11वीं सेंचुरी में लिखी थी, ठीक है। उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी आया, उसने एक क्रॉनिकल लिखा था जिसके क्रॉनिकल का नाम था तारीख़ फ़िरोज़ शाही। क्या नाम था? तारीख़ फ़िरोज़ शाही। इसके बाद मिन्हाज उस सिराज एक इतिहासकार था जिसने जो है कि एक क्रॉनिकल लिखा था, उसके भी क्रॉनिकल का नेम सेम था जो कि जियाउद्दीन बर्नी के क्रॉनिकल का नाम था, यानी कि तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही, ठीक है। तो ये कुछ क्रॉनिकल थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। जो मुग़ल एम्पायर थे उन्होंने अपने कोर्ट में, अपने दरबार में उन्होंने हिस्टोरियंस के सहारे, हिस्टोरियन से उन्होंने बहुत सारे क्रॉनिकल्स लिखवाए और वही क्रॉनिकल्स जो है कि बाद में, है ना, बाद में जो है कि इम्पॉर्टेंट सोर्स बने, एक महत्वपूर्ण साधन बने। किसके लिए? किसी भी राजा और उसके कोर्ट के इतिहास को जानने के लिए, उस राजा के बारे में और उसके कोर्ट के बारे में कौन सी जो है एक्टिविटीज़ होती थी उसके बारे में जानने के लिए यही क्रॉनिकल्स जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है कि वो सोर्स बना। अगर हम स्टूडेंट मुग़ल क्रॉनिकल्स के लेखकों की बात करें कि मुग़ल काल में जो क्रॉनिकल्स लिखे गए थे उसके लेखकों की अगर बात करें तो उसमें से ज़्यादातर जो लेखक होते थे वो मुग़ल कोर्ट में रहा करते थे, यानी कि मुग़लों के दरबारी वो लेखक हुआ करते थे, ठीक है। और उनके द्वारा जो किताबें लिखी जाती थी, यानी कि जो क्रॉनिकल्स लिखी जाती थी उन इतिहासकारों के द्वारा, वो किताबें, वो इतिहास जो थे वो ज़्यादातर जो रूलर होता था, राजा होता था, उसके इर्द गिर्द घूमती थी। यानी कि उस ग्रंथों में, उन किताबों में ज़्यादातर राजा के बारे में, राजा के आसपास की चीज़ों में, राजा के फैमिली के बारे में, कोर्ट में जो उनके जो है कि मंत्री वगैरह रहते थे, नोबल्स वगैरह रहते थे, उनके बारे में उस राजा के एडमिनिस्ट्रेटिव जो है जो अरेंजमेंट हुआ करता था, उसकी व्यवस्था हुआ करती थी, उसके बारे में, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में वो लिखते थे, ठीक है। इस तरह के जो प्रमुख ग्रंथ हैं तो उसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अकबर नामा है, शाहजहाँ नामा है, आलमगीर नामा है ना। ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ ग्रंथ हैं जिनमें कि जो है कि जैसे कि अकबर नामा है तो उसमें अकबर की फैमिली, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर के नोवेल्स, ये सब चीज़ों के बारे में लिखा है। उसी तरह से जो शाहजहाँ नामा है, शाहजहाँ नामा में उसी तरह से शाहजहाँ के इर्द गिर्द, शाहजहाँ के फैमिली के बारे में, शाहजहाँ के कोर्ट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, है ना, उसके बच्चों के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में उसमें लिखा है। तो इसी तरह से आलमगीर नामा है, उसमें औरंगजेब के जो है कि फैमिली के बारे में, उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो ट्रैवलर थे, है ना, वो यूरोप से आए थे। बहुत सारे जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे उन्होंने भी बहुत सारी जो है कि मेडाइवल इंडियन रूलर्स से रिलेटेड बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी हुई थी, है ना। उन ट्रैवलर्स में जिन्होंने इस तरह की किताबें लिखी हुई थी उनमें जो है जैसे कि मार्को पोलो था जो कि इटली से आया हुआ था, है ना। इसके अलावा जो बर्नियर था जो कि फ्रांस से आया हुआ था। इसके अलावा विलियम हॉकिंस थे, सर थॉमस रो थे, ये लोग इंग्लैंड से आए हुए थे। इन लोगों ने भी क्या किया था कि कुछ मेडाइवल इंडियन रूलर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी किताबों को इन लोगों ने भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स भूलिएगा मत, हम लोग अभी हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, हम लोग वो सोर्सेस स्टडी कर रहे हैं जो कि मेडाइवल जो है कि पीरियड में, है ना, मेडाइवल पीरियड के जो इतिहासकार थे उन्होंने नए तरीके से, अपने तरीके से इतिहास को लिखना शुरू किया था, हिस्ट्री को लिखना शुरू किया था। और उसमें उन्होंने बहुत सारे सोर्सेस का हेल्प किया था, बहुत सारे सोर्सेस का सहारा, रिटन रिकॉर्ड वगैरह का सहारा लिया था, जिसमें कि हमने कार्टोग्राफी के बारे में पढ़ा कि मेडाइवल पीरियड के जो इतिहासकार थे उन्होंने कार्टोग्राफी का सहारा लिया अपने इतिहास को लिखने के लिए। हमने देखा
कि जो मेडाइवल पीरियड के जो इतिहासकार थे उन्होंने क्रॉनिकल्स का सहारा लिया इतिहास को लिखने के लिए, ठीक है। अब हम जो है पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि बहुत सारे जो इसके अतिरिक्त, इन सब चीज़ों के अतिरिक्त जो हिस्टोरियन थे उन्होंने जो है कि अपने इतिहास को सत्यता के करीब लाने के लिए और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और लिटरेचर का सहारा लिया, है ना। जैसे कि एक जो है कि डॉक्यूमेंट्स होता था जिसको हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स होता था फिरमान, ठीक है। फिरमान होता था, यह फिरमान क्या होता था? फिरमान जो होता था एक रॉयल आर्डर होता था, यानी कि राजा का आदेश होता था, ठीक है। जो राजा का आदेश होता था, जो कि राजा के द्वारा जो है एक ऑफिशियल लेटर, राजा का एक ऑफिशियल लेटर माना जाता था। ये कह सकते हैं कि ये लेटर जो है एक इन्फॉर्मेशन होती थी और उसको जो है राजा के किसी अधिकारी को या जनरल लोगों को जो है जारी की जाती थी, आदेश होती थी ये, ठीक है। राजा के द्वारा जारी किए गए एक रिटेन लेटर या आदेश हम कह सकते हैं, जिसको कि लोगों को ओबे करना होता था, पालन करना होता था, तो ये जो है फिरमान होता था, ठीक है। और ये फिरमान ने भी जो है कि मेडाइवल पीरियड के जो इतिहासकार थे उनको इतिहास लिखने में मेडाइवल इंडिया का बहुत मदद किया। अगर हम सल्तनत पीरियड और मुग़ल पीरियड की बात करें तो उस समय के जो राजा होते थे वह एक राज्य का किसी एक स्टेट का जो राजा था वह दूसरे स्टेट के राजा के साथ अपना रिलेशन बनाता था, मतलब संबंध बनाता था, है ना। उनके साथ दोस्ती करता था, मित्रता करता था और उनको बहुत सारे लेटर भेजता था अपने जो है कि दूतों के माध्यम से, है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो राजा हुआ करते थे सल्तनत पीरियड के और जो है मुग़ल पीरियड के, वो लोग आपस में जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए रखते थे और अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए वो लोग जो है कि लेटर का सहारा लेते थे। तो ये लेटर भी इन मेडाइवल पीरियड के जो हिस्टोरियन थे उनके लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स बने इतिहास को लिखने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनको रिटेन किया गया है, जिससे कि हम अपने जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पीरियड के नॉलेज को, है ना, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों का सहारा लिया गया। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो उस समय के जो राजा होते थे वो लोग जो है कि अपने दरबार में बहुत सारे जो है राजपूत पैटर्नाइज स्कॉलर, है ना, बहुत सारे विद्वानों को अपने यहाँ संरक्षण देते थे, बहुत सारे पोएट यानी कवियों को अपने यहाँ संरक्षण देते थे, दार्शनिक जो फिलोसफर्स होते थे उनको अपने यहाँ संरक्षण देते थे, म्यूजिशियन जो होते थे, जो संगीतकार होते थे उनको अपने यहाँ अपने दरबार में रखते थे, है ना। तो ये इन लोगों के सहारे भी जो है कि जो मेडाइवल पीरियड के इतिहासकार थे, इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स के सहारे भी उन्होंने इतिहास को लिखा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो जैसे कि ये चंद बरदाई हैं, है ना, चंद बरदाई हैं, ये जो है पृथ्वीराज रासो लिखते हैं, है ना, एक बुक लिखते हैं ये। तो इसी तरह से ये जो चंद बरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे, तो उनसे रिलेटेड इन्होंने किताबें लिखी हैं। तो इन किताबों को पढ़ने पे जो इतिहासकार होते थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार के बारे में, उनके जीवन के बारे में सारी चीज़ें मिल जाती थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे मालती माधवा एक बुक है ना, जिसको कि जो है कि भावभूति के द्वारा लिखा गया। तो इनकी किताबों से भी जो है बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो सरंग देवा एक किताब है ना, सरंग देवा जो बुक है उसको जो है कि संगीत रत्नाकर ने लिखा था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी किताब हैं। इसके अलावा भी तो ये सब क्या करते हैं कि जो है कि हमारे नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, सुधारते हैं। इसके अलावा मुझे याद आ रहा है कि एक और इतिहासकार हैं, एक और जो है दरबारी कवि हैं जिनको कि बाघ भट्ट के नाम से जाना जाता था। ये कह सकते हैं कि एक फिजिशियन थे ये, है ना, एक फिजिशियन थे। इन्होंने जो है अष्टांग संग्रह नामक एक किताब लिखी है। इसके अलावा जो है भास्कराचार्य थे, भास्कराचार्य ने एक किताब लिखी है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है एस्ट्रोनॉमर माने जाते हैं। इन्होंने जो है सिद्धांत शिरोमणि नामक एक किताब लिखी थी। तो इस तरह से बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारी अभी शेष रह गई हैं। बहुत सारी किताबें थी जो कि मेडिवल पीरियड के बारे में सही जानकारी देते हैं, जिसका सहारा इतिहासकारों ने लिया, अब जो है कि अपने इतिहास को लिखने के लिए लिया, ठीक है।